दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं बाई रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी वेव जब 90 डिग्री पे क्या करेगी, टकराएगी, तब उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। ओब्लिक इंसिडेंट का मतलब है कि वो 90 से ऊपर के एंगल पे टकराएगी। ये लीनियर मीडियम मतलब जब वेव एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हो तो उसकी कुछ खासियत होती हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी है। सिंपल ये क्या है, ये मैक्सवेल की इक्वेशंस है। मैक्सवेल की इक्वेशंस को ही मैंने ड्राइव किया है। ये टोटल एनर्जी है, ये आप सी जानते हैं। अगर मैं एन को क्या मानूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानूँ, एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ मैं आई ए से, तो होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रेशो होता है इनका। और सी की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से, अंडर द रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम के लिए ये लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं ये लिखना चाहूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम। और म्यू इंटू म्यू नोट का रेशो क्या होता है, अंडर द रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर रिलेटिव। और अगर मैं सपोज कर लूँ कि जो म्यू आर है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है 1 के। किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के। तो जो n है आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट एप्सिलॉन इंटू आर। ये मैं रेशो डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। इसको आपको मैंने समझा दिया कैसे मैंने यूज़ किया है। ये कुछ आपको टर्म्स है जो याद रखनी पड़ेंगी। स्मॉल आर जो है रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन को। और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है क्या है, जो वेव रिफ्लेक्ट हुई अपॉन जो वेव इंसिडेंट थी। ट्रांसमिशन क्या होता है, जो वेव ट्रांसमिट हुई और बाय में इंसिडेंट। और इम्पीडेंस एच ई बाय एच, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड वेव, म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट आप इसे लिख सकते हैं। अगर मैं एक फिगर से इसको समझाना चाहूँ आप लोगों को क्या मतलब है, ये एक यहाँ से एक वेव आई 90 डिग्री पे इसने इंसिडेंट किया। ये वेव थी इलेक्ट्रिक आई ई, ये थी एच आई। क्लियर। अब इसके पास दो चांस है, या तो ये इसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए जिसे लिखेंगे एच आर से, और या फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी हो सकती है, या फिर अगले मीडियम के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिट मतलब एक दूसरे मीडियम के अंदर चले जाना। क्लियर। तो इसे हम लिख देंगे एच टी और इसे लिख देंगे ई टी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं है इस फिगर को समझने में। अब अगर मैं लिखूँ Z1 Z2 की वैल्यू निकालूं, Z1 Z2 क्या है, इम्पीडेंस है। तो Z1 आपका क्या होगा, Z1 अगर मैं लिखना चाहूं तो Z1 को मैं लिख सकता हूं, यहाँ से देखिएगा Z1 क्या होता है, E अपॉन एच। तो ई आई लिख सकता हूं अपॉन एच आई। एक तो ये रेशो लिख सकता हूं जब वेव इंसिडेंट कर रही थी। या फिर सिमिलरली मैं Z1 को ये भी तो लिख सकता हूं ना कि माइनस ई आर अपॉन एच आर। ये मैं क्यों लिख सकता हूँ जनाब, ये इस वजह से लिख सकता हूँ क्यों, क्योंकि देखो इंसिडेंट वेव एक राइट डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो वेव आएगी ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब वो वेव इस साइड जा रही है और ये वेव इस साइड आ रही है, तो इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन शो कर दिया। और Z2 क्या होगा आप लोगों का, Z2 आपका एच ई टी अपॉन एच टी आप लिख सकते हैं। किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं होगी, इन तीनों में समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एच आई प्लस एच आर किसके इक्वल आएगा, एच टी के इक्वल होगा। इस इक्वेशन नंबर 1 ले लो, यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ट्रांसमिशन वेव आ जाएगी। और ई आई प्लस ई आर किसके इक्वल होगा, ई टी के इक्वल होगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 2 ले लिया। क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैं इन दोनों से एच आई एच आर और एच टी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट ऑन कर दूँ तो देखिएगा इस इक्वेशन से यूज़ करके मैं एच आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ई आई अपॉन Z1। एच आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई आर अपॉन Z1। और एच टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, ई टी अपॉन Z2। क्लियर। अगर इन तीनों का यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर करें तो अपने पास इक्वेशन बनेगी Z1 माइनस ई आर अपॉन Z1 इज इक्वल टू में ई टी अपॉन Z2। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमने सिंपली वैल्यूज ही पुट की है। ई आई माइनस ई आर अगर मैं पुट ऑन करूँ, दोनों में से कॉमन लेके इसको इस साइड ले आऊँ, ई टी, कोई समस्या नहीं है। नाउ जो ये इक्वेशन इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब अगर सेकंड और थर्ड को हम सोल्व करें, दोनों को पहले ऐड अप करो तो आपके पास 2EI की वैल्यू आएगी जो इक्वल आएगी Z1 बाई Z2 ET प्लस ET के। और दोनों में से ET को कॉमन ले लोगे और Z1 प्लस Z2 बाई में Z2 लिखोगे तो किसी को कोई समस्या नहीं है। मैंने दोनों को कॉमन लिया, 1 आएगा, 1 को ऊपर ले गया, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से EI की आपके पास क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है। ई आई की आपके पास क्या वैल्यू आई है कि ई टी बाई 2
इंटू Z1 प्लस Z2 बाय में Z2, कोई समस्या नहीं है। क्लियर। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ई आर की भी वैल्यू आएगी, दैट इज Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 ई टी अपॉन बाय में 2। इसमें इस इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए, आप फोर्थ नाम दे दीजिए, इसको फिफ्थ नेम दे दीजिए। आपके पास ई आई और एच टी की वैल्यू आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, ई टी की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। इस इक्वेशन को यूज़ करें तो अपने पास क्या आ जाएगी, ई टी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम आर को क्या जानते हैं कि आर क्या होता है आपका, रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव, एच आई अपॉन, इस वैल्यू को मैं इससे क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इस वैल्यू को मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 आएगा। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई आर की, क्योंकि ई टी से ई टी कैंसिल हो जाएगा, Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं सर। सिमिलरली हम टी को देखें, टी क्या होता है सर, टी होता है आपका ई टी अपॉन आई टी ई आई। क्लियर, ई टी अपॉन ई आई। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा, आप इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करोगे तो इसको इधर ले आओ और इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाओगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई टी अपॉन आई टी आ जाएगा। 2 को उधर लेके जाओगे, Z2 को ऊपर लेके जाओगे, Z1 प्लस Z2। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, टी की। ये वैल्यू किसकी आ गई, आर की। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसके कुछ जर्नल रिजल्ट्स की हम चर्चा करेंगे। क्लियर। इसके यहाँ तक आर और टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर, हम डिस्कशन करते हैं कि इसके स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं आर और टी की वैल्यू के। एक मिनट रुकिए, पेन नहीं खुला। यहाँ देखिएगा, अब हम इसमें अगर सपोज करें, अगर मैं आर में 1 ऐड कर दूँ, इस वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 मीन्स Z1 Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 प्लस Z2, Z1 से Z1 कैंसिल, Z1 प्लस Z2, ये क्या आ गया आपका 2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और ये वैल्यू किसकी है, टी की। तो ये आपके पास पहला स्पेशल केस आ चुका है। जब आर में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ट्रांसमिशन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर। और दूसरा, अगर मैं आर टी को 0 ले लेता हूँ तो आपका Z जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। Z 0 होने का मतलब क्या है, सिर्फ वेव क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ट्रांसमिट नहीं करेगी वेव, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर। और आर 0 होने का मतलब क्या है कि Z1 इज इक्वल टू में Z2, मीन्स जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका किसके, जो जितनी वेव रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ही वेव ट्रांसमिट भी करेगी, ये इसका मतलब है। ये 3 इसके स्पेशल डिस्कशन केसेस थे। आपको आशा करते हैं ये चीज़ें समझ आई होगी। अब हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हम इन्हीं आर टी को किसके फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी डिस्कशन किया था वीडियो की शुरुआत में कि ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि Z नोट जो है वो फ्री स्पेस के अंदर क्या है, इम्पीडेंस है। Z जो है वो किसी मीडियम के अंदर इम्पीडेंस है, और ये इक्वल है Z1 के, ये इक्वल है Z2 के। ऐसा हमने एक्सपोजिशन कर लिया, सपोज कर लिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपका Z किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट म्यू इंटू एप्साइल के इक्वल होता है, तो Z नोट किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट म्यू नोट इंटू एप्साइल नोट। क्लियर। अगर मैं Z नोट बाई Z करता हूँ, सपोज अगर मैं Z नोट बाई Z करता हूँ तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या आई होगी, मीन्स म्यू नोट इंटू एप्साइल नोट इंटू एप्साइल इंटू में म्यू आर। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आया होगा। अगर मैं म्यू आर को इक्वल टू 1 सपोज कर दूँ तो ये अंडर द रूट एप्साइल आर आएगा, और एप्साइल आर किसके इक्वल होता है, एन के। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि Z नोट बाई Z आपका किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ के अंदर कि Z नोट बाई Z इज इक्वल टू में एन है। क्लियर। और इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, आर जानते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर आर में से पूरे में से अगर मैंने Z2 को Z रखा है और Z1 को Z नोट रखा है, इंटू Z नोट Z प्लस Z नोट लिख लीजिए। अगर पूरे में से Z कॉमन निकालो, ऊपर वाले में से भी Z कॉमन निकाल लो, Z नोट बाई Z आएगा। नीचे वाले में से Z कॉमन निकालोगे तो Z नोट बाई Z आएगा। Z से Z कैंसिल, Z नोट बाई Z की वैल्यू 1 है तो 1 बाई एन इंटू 1 प्लस एन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर को किसके अंदर फॉर्म में रख दिया मैंने, एन क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अगर मैं टी की बात करूं तो टी में मैं क्या कर सकता हूं, 2Z अपॉन Z प्लस Z नोट। अगर मैं पूरे में से नीचे वाले में से Z को कॉमन निकालूँ, Z को क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस Z नोट बाई Z, Z से Z कैंसिल तो 2, और ये की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस एन के।
ये वैल्यू किसकी इक्वल है, एन के, तो मैंने ये लिख लिया। टी की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में। अब हम निकालेंगे बड़ा आर और बड़ा टी, कैपिटल आर और कैपिटल टी। कैपिटल आर जो है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट होता है। टी भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव को ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है। लेकिन फॉर एनर्जी होते हैं ये लोग। आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देखा होगा, इसमें देखा होगा कि हमने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया था फॉर एम्पलीट्यूड यूज़ किया था, फॉर एन एम्पलीट्यूड यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करें दैट इज़ फॉर एनर्जी, कि किसी सब्सटेंस की एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, आर ओ टी फाइंड करेंगे। तो आर जो है आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, रिफ्लेक्शन ही है, और टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ही है, लेकिन फॉर एनर्जी के फॉर्म के लिए। तो जो आर होता है इस फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, ई आर इंटू एच आर इंटू में ई आई एच आई, इसके इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं टी की बात करूं तो टी भी आपका किसके इक्वल होता है, अगर मैं टी की भी बात करूं तो टी भी आपका ई टी और ई आई, ई टी बाई में ई आई इंटू एच टी और एच आई, ये इसके इक्वल होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। ये आपको जनरली बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको समस्या होगी। अब हम एच आर और एच आई की वैल्यू निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेड और जेड नोट कोफिशिएंट। भाई जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जेड नोट आपका किसके इक्वल है, क्योंकि जेड नोट को मैंने जेड वन ही तो रखा है, वो ई आर अपॉन ई आई के ही इक्वल होगा, सॉरी एच आर के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं एच आर की वैल्यू फाइंड करूँ तो एच आर की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ई आर अपॉन जेड वन। और मैं जेड वन जानता हूँ, जेड वन मतलब जेड नोट, और जेड नोट मेरा किसके इक्वल था, यहाँ से देखिए जेड नोट मेरा किसके इक्वल है, एच आर इज इक्वल टू में ई आर, और जेड वन मेरा किसके इक्वल है, अगर इसे मैं पलटूँ तो एप्सिलॉन नोट म्यू नोट इसके इक्वल आ जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं एच आई की भी तो वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एच आई भी आपका क्या आएगा, अंडर द रूट एप्सिलॉन नोट बाय में म्यू नोट इंटू में ई आई, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप किसकी, एच आई की वैल्यू निकाल लेंगे। एच आई भी आप जानते हैं किस तरीके से निकलेगा, उस चीज़ को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप सिमिलरली लिख के भी लिख सकते हैं। क्लियर। और इसी इक्वेशन को अब हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, इस रिफ्रैक्टिव कोफिशिएंट्स के अंदर रिप्लेस कर दो। मीन्स आर को जो है आप रिप्लेस करेंगे, एच आर को रिप्लेस करेंगे ई आर से, तो ई आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो है अंडर द रूट एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट आएगा। सिमिलरली नीचे ई आई का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट आएगा। इससे इसको मैं कैंसिल करूँ तो ई आर अपॉन आई, मतलब ये क्या होता है, ई आर अपॉन आई क्या होता है, आर और इसका स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल आ गया, आर के स्क्वायर के, और आर की वैल्यू हम क्या जानते हैं, ये होती है, तो इसका स्क्वायर, ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर एन एनर्जी, मतलब कैपिटल आर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। तो सिमिलरली अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की एच टी की बात करूँ, एच टी कॉम्पोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो उससे मैं लिख सकता हूँ ई आई अपॉन जेड। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड टू को। जेड टू वाली इक्वेशन से आपको शुरू वाले में फेज में बताया था मैंने क्या होता है। तो सिमिलरली अब इस जेड को भी तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, एप्सिलॉन आर अपॉन म्यू ई आई, लिख सकते हैं इस चीज़ को भी। क्लियर है। तो सिमिलरली एच टी आपके पास आ चुका है, ये सॉरी ये एच आई है, तो सिमिलरली एच आई भी आपके पास आ जाएगा, एच आई भी आप लोगों के पास आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन भाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये टी है भाई, टी है, ट्रांसमिशन के साथ रिलेशन है ना, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से। और इसके अंदर जो आएगा जेड नोट आएगा, क्योंकि एच आई कहाँ से निकलेगा, जेड नोट वाली टर्म से निकलेगा, ट्रांसमिशन वाली से नहीं निकलेगा। तो म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट अपॉन म्यू नोट इंटू एच आई, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस कोफिशिएंट्स के अंदर जो है क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। तो आप जब इस वैल्यू को इस कोफिशिएंट्स के अंदर पुट ऑन करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के अंदर, तो ई टी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ई टी का स्क्वायर अपॉन ई आई का स्क्वायर, और ऊपर जो टर्म आएगी दैट इज एप्सिलॉन इंटू म्यू, सॉरी एप्सिलॉन नोट नीचे आएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट। क्लियर। और ये जो है आप जानते हैं ट्रांसमिशन, ये किसका, टी का स्क्वायर, स्मॉल टी का स्क्वायर हो जाएगा, ई टी अपॉन आई टी, आई इंसिडेंट, ये टी नहीं है ये आई इंसिडेंट है, ये किसके इक्वल, टी के। और इसी चीज़ को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये किसका रिलेशन दिया हुआ है आपके पास, ई आर अपॉन म्यू आर का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आर अपॉन म्यू आर लिख सकते हैं। और अगर मैं म्यू आर को इक्वल टू सपोज 1 कर लूँ तो टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर अंडर द रूट एप्सिलॉन आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, एन के इक्वल थी। और टी की वैल्यू क्या आई हुई है, 2n
सॉरी सिंपल 2 इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू में एन लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ से आपके पास जो ट्रिपल टी आया उसकी की वैल्यू क्या आ गई 4n इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ये किसकी आ गई आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है इंटू 4n 1 प्लस एन होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगा हुआ आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। आप इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। थैंक यू वेरी मच।